हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल मैम? वी ऑल आर फाइन। आप बताइए मैम, आपके क्या हाल चाल है? जी हम भी एकदम बढ़िया है, लाइफ भी एकदम बढ़िया चल रही है, सब कुछ एकदम बिंदास चल रहा है। आप सब बताइए, पढ़ाई सही चल रही है? जीएसटी का रिवीजन हो रहा है, साथ साथ करते रहिएगा। चलिए जी, आज का मैं आपको बता देती हूँ। अब तक हमारी बेसिक 5 क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। 5 क्लास में हमने जीएसटी का पूरा बेस अपने अंदर डाल लिया। अब हम इस लायक हो गए कि हम बुक को पढ़ सकते हैं, बुक को हम रीड कर सकते हैं, हमको हर एक चीज़ अब समझ आएगी। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। जितना मैंने आपको 5 क्लासेस में पढ़ाया, 15 to 17 आवर्स डिवोट कर दिए गए हैं आपके ऊपर। उन 15 to 16 आवर्स में आपने जीएसटी की अंदर तक की बारियों को नहीं पहचाना, बारीकियों को नहीं पहचाना है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन पूरे जीएसटी की आपने ट्रैवलिंग कर ली, पूरे जीएसटी के आप अंदर जाके घूम के वापस आ चुके हो। अब आपको हर एक चीज पता है कि गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, इंटर क्या होता है, इंट्रा क्या होता है, अरे सप्लाई क्या होता है, अरे कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, ये टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, ये आरसीएम क्या होता है, ये एफसीएम क्या होता है, ये एनसीएम क्या होता है, एफसीएम का नाम ही एनसीएम होता है, इनवॉइस क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होता है। ये सारी तो छोड़ो, इससे भी बहुत ज्यादा टर्म्स मैं यहाँ पर बोल नहीं रही हूँ, आप सबको पता है। काफी सारी टर्म्स आपने और भी सीखी हैं, लाइक आईटीसी किसको कहते हैं, क्रेडिट प्रोविजन किसे कहते हैं, क्रेडिट प्रोविजन को और तो और सेट ऑफ कैसे करते हैं, इनका ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होता है, क्वेश्चन इनके ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे, वो तक आपको आता है। आपको बेसिक पूरा स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डिटेल में अब आपको पढ़ा दिया जा चुका है कि अब जीएसटी समझने में आपको कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सब ट्रस्ट रखिए और देखिए जीएसटी में अब कितना मज़ा आएगा। आगे की जो क्लासेस हैं वो तो इतना फटाफट अब समझ आएंगी जिसकी कोई हद नहीं। ये बात सीरियसली फैक्ट बात बोल रही हूँ, क्योंकि 5 क्लास 15 से 17 घंटे लगाए हैं पूरे। जो बेस बनाया है वो ऐसा वैसा बेस नहीं है। अब उस बेस के ऊपर आप कितनी भी मंजिल का घर खड़ा करते चले जाइए, कितना भी जीएसटी टिपिकल से टिपिकल कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझाऊंगी वो भी आपको समझ आएगी। क्योंकि जब बेस हमारा स्ट्रांग होता है, जब नींव स्ट्रांग होती है, तो कितने भी मंजिल का, कितने भी फ्लोर का घर खड़ा करते चले जाओ, वो जो नींव स्ट्रांग है वो हर बिल्डिंग को, हर फ्लोर को झेलने की ताकत रखती है। सिमिलरली जो आपका बेस बना है, अब मैं उस बेस के ऊपर कितना भी टिपिकल से टिपिकल कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, कोई भी सर्कुलर समझाऊं, नोटिफिकेशन समझाऊं, कोई भी वर्ड आपके सामने बोलूं, सब आपको समझ आएगा जी, सब आपको समझ आएगा। ये हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब आपको हर एक हमारी बात समझ आएगी। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। चलो, तो 5th लेक्चर्स हो चुके हैं, ये 6th लेक्चर है आज का हमारा। चलिए, तो गुड्स एंड सर्विस की मैं बात करूंगी, बहुत फास्ट से कराऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विस क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ बेसिक क्लास में। यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। हालांकि इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, फिर भी आपको कुछ एमसीक्यू बेस्ड चीज़ें पता होनी चाहिए, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। अभी 10-15 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऑलरेडी लगा चुकी है ना टाइम, इसलिए। चलो, अब है हमारा गुड्स एंड सर्विस। गुड्स किसे कहते हैं, सर्विस किसे कहते हैं, तो आप सबको बहुत अच्छे से डेफिनेशन याद है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and security but includes actionable claims, growing crops, grass, anything attached or forming part of the land which are agreed to be served before the supply under a contract of supply। मैंने आपको कैसे याद कराया था, anything, every kind of movable property which can be moved from one place to another without any dismantling, other than money and security but includes actionable claims, growing crops, grass, और कोई भी ऐसी थिंग जो कि जमीन से अटैच्ड है, जो कि लैंड का पार्ट है, वो भी हमारा गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। अब इस बात के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये चीज़ें आपको बताई गई थी
क्लियर कट की लिफ्ट है तो क्या होगा, जो सिग्नेचर्स लगे होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, उनको क्या बोला जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए, सर्विस क्या होता है, क्लियर कट बोला था, जो गुड्स नहीं होता। तो देखिए यहाँ भी लिखा है एनीथिंग अदर देन गुड्स, अदर देन मनी एंड अदर देन सिक्योरिटी। आप सब जानते हो मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स होता है ना ही सर्विस होता है, लेकिन मनी और सिक्योरिटी के पीछे अगर कोई कमीशन छिपा होता है तो वो सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। तो एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, और आप मनी को यूज़ कर रहे हो, बदले में इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो फिर सर्विस में कवर हो जाएगा। और अगर आप मनी का कन्वर्जन करा रहे हो किसी भी फॉर्म में, किसी भी करेंसी में, किसी भी डिनोमिनेशन में, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी कंसिडरेशन आपसे चार्ज किया जा रहा है उसको भी सर्विस बोला जाएगा। यहाँ पर ये इन्होंने बताया है कि मनी किसे कहते हैं, मनी की डेफिनेशन है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, वरना पूरी तरह से काट देना। मनी की डेफिनेशन इन्होंने क्लियर कट लिखी है कि मनी का मतलब करेंसी होता है, चेक होता है, प्रोमिसरी नोट्स होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, पे ऑर्डर होता है, ट्रैवल चेक होता है, मनी ऑर्डर होता है, पोस्टल होता है, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस होता है। बेसिकली कोई भी ऐसी फॉर्म जो कि यहाँ पर लिखी हुई है इसको मनी बोला जाता है। डेफिनेशन आप चाहो तो पूरी तरह से काट सकते हो, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। सिक्योरिटी किसे कहते हैं, सिक्योरिटी का वही मीनिंग है जो कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, मतलब कि शेयर्स, स्क्रिप्ट बॉन्ड्स, डिवेंचर, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी, डेरिवेटिव्स, यूनिट्स, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सारी बातें। फिर यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। ये एक्शनेबल क्लेम्स बुक की लैंग्वेज में है, जो बुक में इन्होंने डिफाइन कर रखा है, जो बुक में इसकी डेफिनेशन इन्होंने उठाई है प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से, उसमें ये मीनिंग है। बट ये मीनिंग आपको बिल्कुल भी याद नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। एक बार पढ़ देती हूँ, पर समझेंगे कैसे वो मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, उतना ही आपको याद रखना है, एग्जाम में भी उतना ही लिख देना अगर इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी पूछा जाए तो। पढ़ लेते हैं कि इन्होंने सेक्शन नंबर 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से एक्शनेबल क्लेम को किस तरह से डिफाइन किया है। शेल हैव द सेम मीनिंग, एक्शनेबल क्लेम का वही मीनिंग होता है जो कि सेक्शन नंबर 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन है। मीन्स अ क्लेम टू एनी डेप्ट other than debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or place of movable property, or to any beneficial interest in movable property not in possession, either actual or constructive, of the claimant, which the civil court recognize as affording grounds for relief, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent। मैम ये याद कैसे रहेगा, देखो मैं बताती हूँ ना, यहाँ पे क्यों लिखा है ये सिंपल वर्ड आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है वो आपसे नहीं याद होगा। एक्शनेबल क्लेम मीन्स राइट टू रिसीव एनी बेनिफिट, राइट टू रिसीव एनी असेट इन फ्यूचर विच इज कंटिंजेंट इन नेचर, कि ऐसा कोई भी राइट टू रिसीव एनी असेट और एनी बेनिफिट जो कि आपको फ्यूचर में मिलने के चांसेस हैं, लेकिन वो कंटिंजेंट है, पक्का नहीं है कि आपको मिलेगा, मिल सकता है। जैसे कि बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, आपकी बैटिंग लग रही है, आपने बैटिंग में पैसा लगा रखा है, गैम्बलिंग लॉटरी में लगा रखा है, आप जीत जाओगे फ्यूचर में तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। कोई मुकदमाबाजी चल रही है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई घर था, वो घर अब आपके नाम था, लेकिन उस बारे में आपके पड़ोसी ने मुकदमा ठोक दिया, बोल दिया लिटिगेशन है, ये घर तो हमारा है, ये झूठा इसके ऊपर अपना हक जमा के बैठे हैं, ये घर इनसे बिलोंग ही नहीं करता। अब आपने क्या किया, कोर्ट कचहरी में चले गए और आपने उस घर के अगेंस्ट क्या डाल दिया, एप्लीकेशन डाल दी। अब वहाँ पे कोर्ट में प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है, आप जीत जाओगे इन फ्यूचर तो ये राइट प्रॉपर्टी बेनिफिट आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सिमिलरली इंश्योरेंस क्लेम का होता है, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो असेट है उसका फ्यूचर में क्या होना है। अगर उसका फ्यूचर में वो लॉस्ट हो गई तो आपको इंश्योरेंस क्लेम के बेनिफिट मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। फिर ये चीज मैंने बताई थी, अंडर जीएसटी रिजिम ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स बट लॉटरी, बैटिंग एंड गेबलिंग ओनली बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड अदर देन ऑल एक्शनेबल क्लेम्स, अदर देन दीज ऑल एक्शनेबल क्लेम्स को क्या कर देंगे हम, सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर देंगे। लिखा हुआ है क्लियर कर, रेस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, हेंस नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी।
ठीक है जी, बात समझ आ रही है कि नहीं जी मैम? ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप सबके सामने लिखे हुए हैं। चलिए जी, एक एक करके बताइएगा ये गुड्स हैं या सर्विस। फ्रिज, कूलर, बताइए, मैसेज कीजिए जल्दी जल्दी। मैम गुड्स। स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड ट्रीज, बताइए क्या है, जल्दी जल्दी बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मैम स्टैंडिंग क्रॉप्स हो गए और ये ट्रीज हो गए। मैम गुड्स ही हैं ये तो। जी बिल्कुल मैम, आप हमें याद आ रहा है, आपने हमें पढ़ाया था इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी। क्रॉप, ट्री, आफ्टर कटिंग। आफ्टर कटिंग वाला क्या है मैम? आफ्टर कटिंग वाले भी गुड्स हैं और बिफोर कटिंग वाले भी ये गुड्स हैं। नेक्स्ट बताइए मेरे को, कमर्शियल कोचिंग एक्टिविटीज। कमर्शियल कोचिंग एक्टिविटीज क्या है मैम? ये सर्विस है। मनी क्या है मैम? मनी ना तो गुड्स है ना ही सर्विस है। ये क्या है मैम? नथिंग। मनी कुछ भी नहीं है मैम, मनी तो कुछ भी नहीं है। मनी ना तो गुड्स है ना सर्विस है। लेकिन कोई एक्टिविटी जो कि मनी से रिलेटेड है, जिसमें कंसिडरेशन एग्जिस्ट करता है मैम, वो तो फिर सर्विस है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मैम, ये तो कुछ भी नहीं है। सॉरी उससे पहले एक और छूट गया, शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर मैम, ये भी नथिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी मैम, ये भी नथिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज मैम, अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विस दी जा रही है तो फिर वो क्या हो जाएंगी? वो सर्विस हो जाएंगी। ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स मैम, आपने बताया था। सेल ऑफ रनिंग बिजनेस, अगर आप अपने रनिंग बिजनेस को, चलते फिरते बिजनेस को बेच देते हो तो ये क्या होगा? सर्विस। आगे जाके एग्जामिनेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि सीरियल नंबर 2 में ये वाला जो बिजनेस होता है ये एग्जाम्प्ट हो जाता है। सेल ऑफ क्लोज्ड बिजनेस, अगर आप अपने क्लोज्ड बिजनेस को बेच रहे हो, बताइए ये क्या होगा? अगर आप अपने बिजनेस को क्लोज्ड कर रहे हो फिर आप बेच रहे हो, तो मैम जब हमने अपना बिजनेस क्लोज्ड किया तो उसमें 2 चीजें रही होंगी, कि मूवेबल प्रॉपर्टी रही होगी और मैम उसमें गुड्स रहे होंगे। जी बिल्कुल, स्टॉक रहा होगा। जी बिल्कुल। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मैम कुछ भी नहीं है, लेकिन गुड्स हमारे गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। वेरी गुड। लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बेच रहे हो तो बताइए क्या मैम? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को अगर हम बेच रहे हैं तो फिर ये सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो जाती है। सेल ऑफ गुड्स मैम, सेल ऑफ गोल्ड गुड्स की डेफिनेशन में कवर होता है। जॉब वर्क की एक्टिविटी सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो जाती है। चलिए जी, ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपके सामने मैंने रखे, जिससे आपने बहुत अच्छे से पहचान लिया कि क्या चीज़ गुड्स होती है, क्या चीज़ सर्विस होती है। तो ये सिंपल सा चैप्टर था जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि आपके मॉड्यूल में इसको कोई अलग से चैप्टर बना के नहीं दिया गया, पर मैंने इसको अलग से आपको एक चैप्टर की तरह फ्रेम करके दिया है, सो दैट हमें क्लियर कट रहे ना, जब हमारे पास हमारी बुक हाथ में है, हमारे नोट्स हाथ में, क्लियर कट रहे कि गुड्स के लिए अलग चीज़ पढ़ो, सर्विस के लिए अलग, फिर आगे हर एक टॉपिक पर अलग अलग चैप्टर आपके लिए फॉर्म किया गया है। चलिए जी, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर के बारे में मैं आपको पढ़ाती हूँ। चलिए जी, अब हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ पर खुल चुका है। मैंने आपको पहले चैप्टर नंबर 3 करा दिया, अब मैं आपको कराऊंगी चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है जीएसटीएन इंट्रोडक्शन। ये आपको पूरा चैप्टर बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है। अभी देखिएगा, आप सब खुद ही मेरे को आंसर करोगे, आप सब अभी खुद ही मेरे को आंसर करोगे और बोलोगे कि मैम ये पूरा आता है। आई थिंक मेरे को अभी पता लगा है कि थोड़ा सा वॉइस इशू आ गया है, ये 1-2 मिनट का मैं फिर से बोल देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जी, सुनो, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है जीएसटीएन इंट्रोडक्शन। अभी जस्ट हमने एक चैप्टर किया, चैप्टर नंबर 3 गुड्स एंड सर्विस की, जिसमें बातें थी, तो मैंने वो पहले करा दिया क्योंकि वो आपका था। मजे की बात तो ये है कि ये भी आपको आता है, तो अभी ये भी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलो जी, चलिए जी, जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स। टैक्स क्या होता है? तो टैक्स के बारे में आप सबको पता है। टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, कंपल्सरी जबरन पैसे की वसूली जो कि नेशन के द्वारा कलेक्ट की जाती है और उसको कलेक्ट करने के बाद लोगों के ऊपर उसको खर्च कर दिया जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कि इन सिंपल वर्ड, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करती है और गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को इकट्ठा करने के बाद जनरल पब्लिक में उस पैसे को खर्च कर देती है। तो
टैक्स क्यों लगाया जाता है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल बाय वे ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अपने पीपल का इन डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए इन सब के ऊपर गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। लेकिन पैसा खर्च करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स लगाना पड़ता है, क्योंकि जब टैक्स आएगा नहीं तो गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी कहाँ से? तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। टैक्स क्या होता है आप सब जानते हो, सिंपल वर्ड्स में पढ़ो पहले। टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ टू सपोर्ट द नेशन। पीपल हैव टू पे द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, लेकिन अंडर एनी लॉ लगाती है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल वहां पर कर करके दिखाए हैं कि रेस्टोरेंट के द्वारा चार्ज रिकवर किया जा रहा है, वो टैक्स होगा कि नहीं होगा, हफ्ता वसूली टैक्स होगा कि नहीं होगा, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स होगा कि नहीं होगा। तो वो सारे एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये चीज़ें आप सबको पता है कि टैक्स एक ऐसे पैसे की वसूली है जो कि लॉ के द्वारा की जाती है, अंडर एनी लॉ की जाती है, और उस पैसे से सपोर्ट किया जाता है कंट्री के लोगों को। टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। मैं वापस यहाँ पर इस चीज को रिपीट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आप इसे होमवर्क में रीड कर लीजिएगा। एक बार ऐसे ही बोल देती हूँ, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूल किया जाता है। जी मैम। डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स का बर्डन होता है वो एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं हो सकता। जी मैम, नहीं हो सकता। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। जी मैम, बिल्कुल होता है। किस गरीब पर कम लगता है, अमीर पर ज्यादा लगता है। डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है? इनकम और प्रॉपर्टी पर लगता है। एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। चलिए आगे बढ़िए। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है लगता किसी पर है, भरता कोई और है। जी मैम। इसका बर्डन एक से दूसरे पर शिफ्ट हो जाता है। जी मैम, बिल्कुल हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था ये रिग्रेसिव होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सब पर एक ही रेट का लगता है। एग्जाम्पल दिया था बिस्किट का पैकेट, चाहे अनिल अंबानी जी खाए, उनका बेटा खाए, मुकेश अंबानी जी खाए, उनका बेटा खाए, या फिर एक बेगर खाए, कोई भी खाए, सब पर एक ही रेट से टैक्स लगेगा। फिर आपको बताया था कि ये जो टैक्स है ये कंजम्पशन पर, एक्सपेंडिचर पर, प्रिविलेजेस पर और राइट्स पर लगता है। इसके एग्जाम्पल आपको याद कराया था मैंने, आप याद रखिएगा। जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिया गया है, बहुत एग्जाम्पल नहीं सॉरी, उसी चीज को बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में यहाँ पर समझाया गया है पूरा बिल्कुल कि देखो यहाँ पर इसका बर्डन खुद ही अपना बर्डन अपने ऊपर ही रख के जा रहा है, बट दूसरे वाले डायग्राम में देखो ये अपना बर्डन एक पर्सन दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर रहा है। चलिए इतनी चीज़ें आप सबको मैं करा चुकी हूँ। अब आ जाइए आगे। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या होते हैं ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस भी आ सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर याद कीजिए, एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? इनडायरेक्ट टैक्स से। मैंने आपको जब बेसिक क्लास करा रही थी बताया था कि 12,000 करोड़ अगर डायरेक्ट से मिल रहा है तो 12,000 करोड़ ही इनडायरेक्ट से मिल रहा है। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल इक्वली मिलता है। जी मैम, आपने बताया था। टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। इट इज लेविड ऑन कमोडिटी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और परचेज ऑफ सेल और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ये कब कब लगता है? ये परचेज के टाइम लगता है, इम्पोर्ट के टाइम लगता है, एक्सपोर्ट के टाइम लगता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो टैक्स का बर्डन होता है वो दूसरे पर्सन पर शिफ्ट हो जाता है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। ये टैक्स डायरेक्टली हमको नहीं चुभता, ये लगता किसी और को है, भरता इस टैक्स को कोई और है। इन्फ्लेशन, बताइए इन्फ्लेशन को ये अफेक्ट करता है कि नहीं? इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज एंड लीड टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। ये इन्फ्लेशन को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। अगर टैक्स बढ़ता है तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ती है। इसका टैक्स बेस कैसा है? वाइडर है। अनलाइक डायरेक्ट टैक्स, द इनडायरेक्ट टैक्स, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप इसको ठीक कर लीजिए। द इनडायरेक्ट टैक्स हैव वाइडर टैक्स बेस। Majority of the product or services are subject to indirect tax with law and threshold। बहुत सारे इवन 99% प्रोडक्ट्स इसके अंदर में कवर हो जाते हैं। ये ऑलमोस्ट सभी गुड्स और सर्विसेज को कवर करता है। चीज़ तो आप भी जानते हो। जी मैम। प्रमोट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को ये प्रमोट करता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराया था। कैसे प्रमोट करता है मैम? ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर टैक्स का रेट बढ़ाता है, एज वेल एज गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ा देता है। रिग्रेसिव इन नेचर होता है। अभी एग्जाम्पल दिया है, चाहे गरीब कोई प्रोडक्ट खरीदे चाहे अमीर खरीदे, सब पे इक्वल रेट का ये लगता है। चलो ये बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, हमको ये बात तो समझ आ गई। आ जाइए अब इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं।
अब कुछ आर्टिकल्स आपको याद करने होंगे, मैं याद कराऊंगी, जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम याद करेंगे, बिल्कुल अभी के अभी याद करेंगे, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। ठीक है जी, जी मैम बिल्कुल समझेंगे। आप सब जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है इंडिया का। जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं वो हमें माननी होती हैं। तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से वैट और सर्विस टैक्स डिफाइन था, लेकिन जीएसटी आया। जीएसटी की वजह से कुछ आर्टिकल में चेंजेस आ गए, कुछ आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए थे उनमें चेंज आ गया, क्योंकि हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन मानना है। हम कॉन्स्टिट्यूशन कब मानेंगे? जो वहाँ पर लिखा है उसी को मानेंगे। तो उन आर्टिकल्स को अमेंड किया गया। चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 246 क्या बताता है। ये सारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हैं, आ जाइए देखते हैं। इट गिव्स द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेवी द टैक्सेस। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ इम्पॉर्टेंट, तो दैट मीन्स आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए, वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसको सिर्फ बस एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रखिएगा, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट नहीं बनता। इतनी बात याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल यूनियन का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाती है। बट इनको जीएसटी लगाने की अथॉरिटी दी किसने? तो अथॉरिटी दी है इनको आर्टिकल नंबर 246 ने। Whereas Parliament may make law for whole of India or any part of the territory of India. Parliament के ऊपर भी लिख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट। The state legislature make the law for whole or part of the state. जो पार्लियामेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो पूरे सेंट्रल लेवल का लॉ बनाती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट लेवल का लॉ बनाती है, लेकिन दोनों को ही टैक्स लगाने की अथॉरिटी मिली हुई है आर्टिकल नंबर 246 से। उसके बाद आप सबके सामने आता है 7th शेड्यूल टू आर्टिकल नंबर 246। अगर मैं बात करूँ 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल नंबर 246 की, इसमें 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में होता क्या है, क्लियर कट लिखा है, कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं। इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाने का राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट लिस्ट के अंडर में जो भी सब्जेक्ट मैटर लिखे हुए हैं उन पर लॉ बनाने का राइट है स्टेट गवर्नमेंट का। और कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर लिखे हुए हैं उन पर लॉ बनाने का राइट है दोनों गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिए लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए लॉ बनाएगी ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर। क्या वर्ड बोला मैंने? ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर। दैट मीन्स सब्जेक्ट मैटर सेम रहेगा, उस पर यूनियन लिस्ट के थ्रू उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बनाएगी। चलिए जी आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, ये रही, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2006 कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? 101 अमेंडमेंट एक्ट है। Power to levy of goods and service tax has been conferred by Article 246 of Constitution, which was introduced in Constitution 101 Amendment Act. अच्छे से याद रख लेना, इसके ऊपर MCQ बहुत ज़्यादा बनता है कि 101 अमेंडमेंट एक्ट है। नीट कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये रीजंस हैं, इन सभी रीजंस की वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी। आ जाइए देखिए क्या क्या रीजंस थे। The constitutional provision has delineated separately power of the central and state to impose the various taxes. जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस थे वो सेपरेट पावर देते थे सेंट्रल और स्टेट को वेरियस टैक्सेस के बारे में, लेकिन अब हमने क्या कर दी? जीएसटी में शेयरिंग पावर दी। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट आप लॉ बनाइए और स्टेट गवर्नमेंट पर स्टेट गवर्नमेंट आप लॉ बनाइए। वेयर इज अ सेंट्रल लेवीज एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर इन इंडिया। कि पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लॉ बनाती थी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लॉ बनाती थी, जिसकी वजह से एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, लेकिन जो वैट था वो स्टेट लेवल का टैक्स था और वैट को पूरा किसने हथियार रखा था? स्टेट गवर्नमेंट ने। लेकिन जीएसटी में तो ऐसा कतई भी नहीं है जी मैम। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इंटर स्टेट की, तो इंटर स्टेट पर लॉ बनाने का राइट किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैड द पावर टू लेवी अ टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, बट द टैक्स वाज कलेक्टेड एंड रिटेन इंटायरली बाय द स्टेट। बताओ कितनी घटिया हरकत की जा रही थी। सेंट्रल लेवल का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन पैसे को कलेक्ट करने का राइट किसको हो गया? स्टेट को, और यूज करने का राइट भी हो गया स्टेट को। तो देख लो कितनी सारी खामियां थी जिसकी वजह से अमेंडमेंट लाना जरूरी था। सर्विसेज वर एक्सक्लूसिवली टैक्स्ड बाय द सेंट्रल टुगेदर विद एप्लीकेबल केसेस।
सर्विसेज एक्सक्लूसिवली सेंट्रल टैक्स के अंडर में था, स्टेट गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं दिया जाता था सर्विसेज के ऊपर, लेकिन गुड्स के ऊपर पूरा का पूरा अधिकार किसका था, स्टेट गवर्नमेंट का था, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं दिया जाता था। मतलब देखो पहले कैसी कैसी लड़ाइयाँ रही होंगी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। आपने 2 कैट की स्टोरी तो सुनी होगी ना, 2 कैट की स्टोरी, जी मैम सॉरी 2 कैट बोल रही हूँ, 1 कैट और 2 मंकी की स्टोरी तो आपने सुनी होगी ना, कुछ ऐसा ही रहा होगा इनका भी सफर। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट, अमेंडमेंट आई, अमेंडमेंट क्यों आई, अमेंडमेंट इसलिए आई टू इनेबल द इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, स्टेट वैट एंड सर्टेन स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस एंड सर्विस टैक्स इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव, सारे के सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया एक जीएसटी से। अब दोनों को पावर मिल गई, अपने अपने हिस्से का टैक्स लगाओ, अपने अपने हिस्से का टैक्स कलेक्ट करो। तो आ जाइए देखिए यहाँ पर ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, याद रखना 101 अमेंडमेंट एक्ट है। सबसे पहले कोई चीज बिल बनती है, बिल के बाद वो क्या बनता है, एक्ट बनता है। जब बिल हमारा पास हो जाता है बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में और उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो ये एक्ट कौन सा है, 101 नंबर का एक्ट है, ठीक है जी। जी मैम, आ जाइए यहाँ पर देखते हैं क्या है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1, ये किसके सेक्शन है, ये जीएसटी के सेक्शन नहीं चल रहे, अभी तो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में, इसके सेक्शंस वगैरह पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं काफ़ी चीज़ें भी आपको कटवाने वाली हूँ, इतनी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, सेक्शन बिल्कुल याद मत रखिएगा, बस इतनी याद रखना कि ये 101 अमेंडमेंट एक्ट है। उसके बाद आ जाइए नीचे, इस एक्ट को बोला जाता है 101st अमेंडमेंट एक्ट। इट्स शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है जी। जो कब फोर्स में आया था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास किया था, कब पास किया था, 1 अप्रैल 2017 को इसको पास कर दिया गया था। फिर उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इनको पूरी तरह से आप काट दीजिए। आ जाइए अब मोस्ट 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 चीज़ इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, आर्टिकल नंबर 246 से 4 से 5 आर्टिकल हैं जो मैं आपको याद कराऊंगी इसी क्लास में, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब विद नंबर याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में आता है, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल नंबर 246 से क्या लिखोगे, जब याद होगा तभी तो लिखोगे, समझ के कौन सा लिखाओगे, समझाऊंगी फिर लिखाओ, फिर सिखाऊंगी कि आपको लिखना कैसे, फिर याद करने का तरीका बताऊंगी। चलो आर्टिकल नंबर 246 ए की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 246 ए आपको टोटल 3 बातें बताता है। कितनी बातें बताता है, टोटल 3 बातें बताता है। कौन कौन सी बातें बताता है, आर्टिकल नंबर 246 आपको पहले बातें बताता है कि जो पार्लियामेंट है, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नॉट विद एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन में जो भी लिखा हो इन आर्टिकल में उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू दिस द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज्ड बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। ये बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है इनको कैसी पावर मिली हुई है, शेयरिंग पावर लॉ को बनाने की। कैसी पावर मिली हुई है लॉ को बनाने की, शेयरिंग पावर। लिख लीजिए यहाँ पर, शेयरिंग पावर मिली हुई है। स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए लॉ बनाएगी और पार्लियामेंट अपने लिए लॉ बनाएगी। देखो इन सिंपल वर्ड्स मैंने लिखा हुआ है, दिस आर्टिकल ग्रांट द पावर टू सेंट्रल एंड स्टेट टू मेक द जीएसटी लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। तो दोनों को शेयरिंग पावर मिली हुई है, दोनों अपने अपने लिए लॉ बनाएंगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आईजीएसटी की, अगर हम बात करें इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, मतलब कि आईजीएसटी की, तो वहां पर पार्लियामेंट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसी पावर मिली हुई है, एक्सक्लूसिव पावर। तो आपने आर्टिकल नंबर 246 में क्या पढ़ा, अभी तक तो मैं आपको बता रही थी मुंह से बोल बोल के कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है स्टेट लेवल पर, लेकिन ये सारी बातें कहाँ पर लिखी है, आर्टिकल नंबर 246A में लिखी हुई है। तो ये बात समझ आई कि नहीं, जी मैम आ गई। फिर और क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं बात करूं इंटर लेवल के लॉ की, मतलब आईजीएसटी के एक्ट को बनाने की, तो उसकी एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, बताइए एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, एक्सक्लूसिव पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तीसरी बात ये लिखी है, आप कहाँ से याद करोगे इसको, जहां पर मैंने सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किए ना उनको ही आपको याद रखना है, ये वाला नहीं याद रखोगे चलेगा, सिंपल वर्ड्स वाली बातें याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 246 का पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यहाँ पर मैंने
अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की बात नहीं लिखी। आप सभी जानते हैं जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं आज की डेट में इन पे जीएसटी नहीं लगता, बट इन फ्यूचर इन पर कभी ना कभी जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा, और जब लगना शुरू हो जाएगा तो वो आर्टिकल नंबर 246 ए का पार्ट बन जाएगा। चलिए जी, आर्टिकल नंबर 246 ए में बस यही लिखा है कि आज की डेट में नहीं लगता, लेकिन कभी ना कभी तो लगेगा, लेकिन अल्कोहलिक लिकर पर कभी नहीं लगेगा, उसको क्लियर कट बाहर किया गया है। आ जाइए, 246 ये हमारा कवर हो गया। 240 ये आप पूरी तरह से काट दीजिए, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आप काट दीजिए। 249 ये आप पूरी तरह से काट दीजिए, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आप काट दीजिए। 250 भी आप काट दीजिए बिल्कुल पूरी तरह से। 250 ये भी आप काट दीजिए। 268 खुद ही हट चुका है, ये नहीं पढ़ना है। क्यों मैम, क्यों कटवा रहे हो? देखो ना, ये इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि इनमें कोई भी चेंज नहीं है, ये जैसा पहले था वैसा अब है ना। ये पहले एग्जाम में पूछा जाता था ना अब पूछा जाएगा। आर्टिकल कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन क्योंकि कुछ आर्टिकल ड्यू टू अमेंडमेंट चेंज हो गए तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मे बी वो आपसे पूछे जाएं, और पूछे गए हैं 1-2 अटेम्प्ट में, ऐसा देखा गया है। चलिए, अब बात आती है आर्टिकल नंबर 269 की। आर्टिकल नंबर 269 भी आप काट दीजिए, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बट आर्टिकल नंबर 269 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए जी, एक छोटी सी बात आपको समझानी है, पहले उस बात को समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ जाइए, देखो ये कोई टैक्सेबल पर्सन है, टैक्स पेयर, मैं इनका नाम लिख रही हूँ। ये है एक टैक्स पेयर मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने अपना टैक्स पे किया, मान लो इन्होंने इनकम टैक्स पे किया। इनकम टैक्स जब ये पे करेंगे तो इनकम टैक्स बताइए आप सब मुझे कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? मैम इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इन्होंने पे किया एसजीएसटी, एसजीएसटी कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? मैम एसजीएसटी जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। वेरी गुड। आईजीएसटी की बात करूं तो मैम आईजीएसटी जो होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उस आईजीएसटी को शेयर कर देती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो ये जो आईजीएसटी है इसको मैम इन्होंने क्या किया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सपोज करो इन टैक्स पेयर ने 5,000 रुपए का तो इनकम टैक्स पे किया, सिमिलरली 10,000 रुपए का इन्होंने आईजीएसटी पे किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया होगा? तभी के तभी 5,000 रुपए शेयर कर दिया होगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ। यस और नो? जी बिल्कुल कर दिया होगा, क्योंकि यही राइट बनता है। जी मैम। लेकिन ये जितने भी टैक्सेस अब कलेक्ट किए जा रहे हैं, जितने भी टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये सभी टैक्सेस पार्ट बन जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड का। किसका पार्ट बनते हैं सारे टैक्सेस? कंसोलिडेटेड फंड का। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इकट्ठे किए गए टैक्सेस कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट बनते हैं। और जब भी जिस स्टेट को पैसों की जरूरत पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंसोलिडेटेड फंड का 42% उस स्टेट के साथ शेयर कर देती है। जो स्टेट में महामारी आ गई, जो स्टेट डाउन पोजीशन में चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड का 42% शेयर कर देगी। तो यहाँ पर देखो, इस वाले कंसोलिडेटेड फंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें 5,000 का इनकम टैक्स आया होगा, और आईजीएसटी कितने का आया होगा? 10,000 का कि 5,000 का? मैम 5,000 का। क्यों? क्योंकि 5,000 तो ऑलरेडी शेयर हो चुका है। तो याद रखना कि आईजीएसटी अलग से शेयर होता है, वो तो होगा ही, कंसोलिडेटेड का फिर से 42% शेयर किया जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आईजीएसटी तो 50% शेयर होता ही होता है। अगर स्टेट में कोई भारी भरकम समस्याएं चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड का भी 42% उस स्टेट के साथ शेयर करने की हकदार होती है। चलो आ जाइए वापस आप सभी आर्टिकल नंबर 246 में। इसमें कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी। पहले मैं आप सबको बोल के बता देती हूँ, जो कि आप जानते हो कि आईजीएसटी पर टैक्स लगाने का राइट किसका होता है? आईजीएसटी लगाने का आईजीएसटी को लगाने का राइट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको शेयर किसके साथ करती है? डेस्टिनेशन स्टेट के साथ। ये बात आप जानते थे कि नहीं? मैम जानते थे, बट ये बात आर्टिकल नंबर 269 में लिखी हुई मिल जाएगी। चलिए एक बात और सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इंटर बोला जाता है या इंट्रा, तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? मैम पहले तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इंटर बोला जाता है, बताओ। तो ये बात मैंने आपको बोल के बताई थी कि नहीं? जी यस। लेकिन ये बात लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 269A में। ठीक है जी मैम, इतनी बात हमको समझ आ गई। उसके बाद अब बात करते हैं कि कोई
सी ट्रांजैक्शन इंटर बनेगी या इंट्रा बनेगी, इंटर बनेगी या इंट्रा बनेगी। मान लो कभी कभी ऐसा होगा कि ये चीज़ डिसाइड ही नहीं हो पा रही, तो उस केस में ये चीज़ डिसाइड करने की पावर किसको दे दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई। अगर स्टेट को दी जाती तो स्टेट लड़ जाता, मिट जाता, पर उस ट्रांजैक्शन को इंट्रा ही बनाता, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी आ रही है, इंट्रा की बात आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। जी बिल्कुल सही बात है। चलिए आ जाइए, अब मैं यहाँ से आपको चीज़ें डिस्कस करा देती हूँ। GST on supply in the course of inter-state trade or commerce shall be levied and collected by the government of India। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इंटर स्टेट सप्लाई पर टैक्स लगाया जाता है और टैक्स कलेक्ट किया जाता है। एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट में। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अभी तो आप सबको पता है ये रेशो है हमारा 50-50%। इन फ्यूचर ये रेशो चेंज होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस रेशो को चेंज करने की भी हकदार है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस रेशो को कब चेंज करेगी, जब GST काउंसिल इस बात को बोल देगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेशो चेंज कर दो। GST काउंसिल क्या होता है, GST काउंसिल बेसिकली एक चलता फिरता पार्लियामेंट है, टेम्परेरी पार्लियामेंट है। जो भी हमारे आम पब्लिक के, आपके, मेरे, किसी का भी कोई डाउट आ गया, हम सब अपनी डाउट्स को लेके कहाँ जाते हैं, GST काउंसिल के पास जाते हैं। GST काउंसिल उस चीज पर विचार विमर्श करती है। विचार विमर्श करने के बाद क्या बोलती है, पार्लियामेंट को बताती है कि ये लो, ये लॉ पास करना बनता है। पार्लियामेंट को अच्छा लगेगा तो पार्लियामेंट लॉ पास करेगी, वरना नहीं करेगी। Point number 2, import transaction. Import of goods and services or both into India shall be also deemed to be supply of goods, and इस transaction को भी क्या बोला जाएगा, inter transaction. This will give to the power to central government. यही आर्टिकल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि IGST लगाओ, IGST लगाओ। Where an amount collected as a IGST has been used for payment of SGST or vice versa, such amount shall not form part of consolidated fund of India. This is to facilitate transfer fund between central and state। मैंने आपको भी क्या बताया था, हमारे वाली एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए IGST कितना मिला, 10,000 का। क्या पूरा का पूरा IGST कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट बना, नो मैम। 50% डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, 50% कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट बना। तो यहाँ यही लिखा है कि पूरा का पूरा IGST कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं बनता। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फॉर्मुलेट कर सकती है प्रिंसिपल रिगार्डिंग डिसाइडिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। जब प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा तभी कोई ट्रांजैक्शन इंटर और इंट्रा बनती है। तो मैंने क्लियर कट बोला था, इंटर और इंट्रा को डिसाइड करने का राइट भी किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, पहली बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है कि वो टैक्स लगाएगी और कलेक्ट करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ IGST। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, दूसरी बात मैम आपने ये बताई कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को भी इंटर बोला जाएगा। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी, तीसरी बात हमने पढ़ी कि जो IGST होता है, IGST कभी भी पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं बनता। फोर्थ बात हमने क्या पढ़ी, फोर्थ बात हमने ये पढ़ी मैम कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है जिससे इंटर और इंट्रा डिसाइड होगा, उस प्लेस ऑफ सप्लाई को डिसाइड करने का पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। चलिए जी आ जाइए अब इसके बाद आर्टिकल नंबर 270 आप काट दीजिए, आर्टिकल नंबर 271 आप पूरी तरह से काट दीजिए। 279A पर आ जाइए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कंसिडर जॉइंट फोरम। बेसिकली देखो क्या है, 279 में ये एम्पावरमेंट दी गई है प्रेसिडेंट को कि आप GST काउंसिल बनाओगे। GST काउंसिल क्या होता है, बेसिकली चलता फिरता पार्लियामेंट होता है। इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं वो इसकी चेयरमैन है, और जितने भी हमारे स्टेट के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो सब इस GST काउंसिल के क्या है, मेंबर हैं। GST काउंसिल बेसिकली क्या है, एक ऐसी संस्था है जो कि लोगों की प्रॉब्लम सुनती है और लोगों की प्रॉब्लम सुनने के बाद पार्लियामेंट को बोलती है कि लॉ अमेंड करो। तो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ GST काउंसिल इज अ चलता फिरता पार्लियामेंट। जी मैम बिल्कुल बोल सकते हो। द फंक्शन ऑफ द काउंसिल इज मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज लाइक टैक्स। अब देखो ये बात आपको कैसे याद रखनी है, आप याद रखिएगा इसको सिंपल वे में कि जो GST काउंसिल होती है वो बहुत सारे मैटर पर डिसीजन लेती है। कैसे कैसे मैटर पर डिसीजन लेती है, लाइक टैक्स रेट क्या होना चाहिए, एग्जाम्पशन क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, डिस्प्यूट वगैरह कोई चल रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करें, ये सारे काम GST काउंसिल करती है।
फिर मैंने आपको 11 स्टेट के बारे में बताया था कि 11 स्टेट होते हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से 11 स्टेट होते हैं, यहाँ पर नाम लिखे हैं, ये सारे नाम आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। हालांकि बहुत जगह हमने नाम डिस्कस भी किया है। ये 11 स्टेट को जगह जगह स्पेशल एडवांटेजेस मिलती हैं। ये 11 हमारे फुल फ्लैज हमारे 11 स्टेट्स हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। जरूरी नहीं है हर बार इन 11 को ही एडवांटेजेस मिल जाए, कभी कुछ किसी को एडवांटेज मिल जाती है, कभी किसी को मिल जाती है, पर इन 11 के अलावा किसी और को एडवांटेजेस नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल ऑल्सो रिकमेंड टू द डेट ऑन विच द जीएसटी बी लेविड ऑन पेट्रोलियम, क्रूड एंड हाई स्पीड डीजल वगैरह वगैरह। ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं आज की डेट में इन पे जीएसटी नहीं लगता, बट एक ना एक दिन लगेगा। लेकिन कब से लगेगा ये बात भी जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंड करेगी पार्लियामेंट को। तो ये बात कहाँ लिखी है, आर्टिकल नंबर 269A में। उसके बाद लिखा हुआ है कि जब पार्लियामेंट ये जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल के अंदर क्या हुआ, कोई रिजोल्यूशन पास होने के लिए आया, क्या आया, कोई मैटर आया। अब उस मैटर को पास किया जाए या नहीं किया जाए, क्या ये जीएसटी काउंसिल का कोई हेड अपनी मर्जी से डिसीजन ले लेगा? नो मैम, प्रॉपर मीटिंग होती है, प्रॉपर मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर सभी मेंबर्स आते हैं। मेंबर कौन है? स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट के रेवेन्यू मिनिस्टर, वो सभी आते हैं। चेयरमैन आती हैं, ये सब मिलके डिसाइड करती हैं, रिजोल्यूशन पास करती हैं। अगर रिजोल्यूशन 75% के द्वारा पास होता है तो फिर मीटिंग में रिजोल्यूशन पास माना जाता है। अगर 75% से कम वोट आता है तो रिजोल्यूशन फेल हो जाता है। सबसे पहली बात होती है कि जो मेंबर्स हैं, यहाँ पर टोटल जितने भी मेंबर्स हैं, एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल मेंबर आने चाहिए मीटिंग में, जिसको बोला जाता है कोरम। कोरम कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 50% कोरम मीटिंग में आनी चाहिए। जब 50% की कोरम मीटिंग में आएगी तो उसके बाद मीटिंग हेल्ड होना शुरू होगी, और जब मीटिंग एक बार हेल्ड होना शुरू हो जाएगी तो देखा जाएगा कि 75% से रिजोल्यूशन पास हुआ। अगर 75% से रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तो प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, आइए पढ़ते हैं। ये दो कुछ बातें हैं, अभी समझाऊंगी, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, पहले एक बार देख लो। GST Council shall also recommend the date on which GST be levied on petroleum, ये आप जानते हो। Every decision of GST Council is taken by a majority not less than 3/4, मतलब कि एटलीस्ट 75% वोट फेवर में आने चाहिए ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो भी मेंबर प्रेजेंट है एंड वोट कर रहे हैं उन टोटल का एटलीस्ट 75 होना चाहिए। ये वाली लाइन अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी एग्जाम्पल पहले समझाऊंगी फिर कराऊंगी। आ जाइए नेक्स्ट लाइन पर, जो क्या बोलती है, 1/2 यानी कि एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल शेल कंसिस्ट्यूट द क्योरम। एटलीस्ट 50% अगर मेंबर नहीं आएंगे तो मीटिंग हेल्ड नहीं होगी। अब एक पॉइंट मैंने छोड़ा है, पढ़ लो फिर एग्जांपल कराती हूँ। वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ 1/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट एंड वोट ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर हैज वेटेड ऑफ 2/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट इन दैट मीटिंग। चलिए आ जाइए, ये क्या बोल रहे हैं कि सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है ना, कि नहीं? जी मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है। जी मैम, लेकिन स्टेट्स तो बहुत सारे हैं। जी मैम, स्टेट्स तो बहुत सारे हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है। जी मैम, एकदम सही बात। अब आप सब मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट जब एक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम कितना वोट कास्ट कर पाएगी? मैम, मैक्सिमम 1 वोट कास्ट कर पाएगी। लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करूं तो टोटल कितने वोट कास्ट हो जाएंगे? मैम, टोटल 31 वोट कास्ट हो सकते हैं। तो अब देखो, अगर मैं सीधे सीधे देखूं कि वोट 1 और वोट 31, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए एक वेट दिया गया। क्या दिया गया? एक वेट दिया गया, जिसमें बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट का हम 1/3 लेंगे। कितना लेंगे? 1/3 लेंगे। एंड जो स्टेट के वोट्स होंगे उसका 2/3 हम यूज करेंगे। मैम, बिल्कुल बात समझ नहीं आई। चलिए आइए मैं समझाती हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 वोट दिया। कितना वोट दिया? 1। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट होती भी तो एक ही है। एक मेंबर ने 1 वोट दे दिया। बताइए कितने % फेवर में वोट गया? मैम, 100% फेवर में वोट आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वेरी गुड। अब बात करते हैं स्टेट की। स्टेट की बात करते हैं। स्टेट टोटल कितनी है? मैम, 31। समझ लो कि 25 स्टेट्स ने वोट दे दिया आउट ऑफ 31। बताइए कितनी परसेंटेज निकली? मैम, ये परसेंटेज निकली 18.64%। कितनी निकली? 80.64%। अब देखिए,
यहाँ पर तो दोनों अपना अपना अलग अलग प्रपोजल आराम से पास कर जाएंगी कि नहीं। सारे स्टेट चीख चीख के मना करें कि नहीं जी प्रपोजल नहीं पास होगा, मैटर सही नहीं है, पास नहीं होगा, लेकिन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है उसके एक वोट में कि वो चाहे तो सभी स्टेट का मुंह एक ही बार में बंद कर दे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अकेला वोट ही 100% वोट के बराबर है। जी मैम। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी मैटर पर मना करना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट खुद से उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का मुंह बंद कर दे और बोले कि देखो जी देखो, आपका मुंह एकदम बंद रखिए स्टेट गवर्नमेंट, आप अपना मुंह नहीं खोलोगे, हम तो इतने हकदार हैं कि हम चाहें तो हम अकेले ही रिजोल्यूशन पास कर जाएं। तो बात समझ आई कि नहीं, जिसकी वजह से वेट दिया गया कि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी अकेले कोई रिजोल्यूशन पास करती, ना ही स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रिजोल्यूशन अकेले पास कर सकती है, दोनों को मिलकर रिजोल्यूशन पास करना होगा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 कास्ट किया गया एंड स्टेट गवर्नमेंट को 2/3 कास्ट किया गया। अब 100 का 1/3 करो, फिर बताओ मुझे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट की कितनी वैल्यू है। मैम मैक्सिमम 33.33%। यस। अब बताइए स्टेट गवर्नमेंट की हमारे केस में कितनी वैल्यू निकली मैम, 53.76। बताइए अलग अलग कोई भी वो रिजोल्यूशन पास कर पाए? नो। लेकिन अगर दोनों को मिला के बात करूं तो मैम दोनों को मिला के अगर बोलोगे तो रिजोल्यूशन पास मान लिया जाएगा, अकेला कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकता। ठीक है जी, बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात तो अब हमको समझ आ गई। चलो टोटल स्टेट्स कितने हैं, एक एग्जांपल और करा रही हूँ। टोटल स्टेट्स हैं 31। कितने स्टेट हैं टोटल? 31 टोटल स्टेट्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही होती है। जी मैम। टोटल स्टेट में से मान लो 29 स्टेट प्रेजेंट हुए एंड 29 स्टेट प्रेजेंट होने के बाद उन्होंने फेवर में 19 ने वोटिंग किया। फेवर में कितनों ने वोटिंग किया? 19 ने। चलिए अब बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना निकल के आएगा मैम? 33.33, क्योंकि 100 का 1/3 कर देंगे, ये आ जाएगा। अब बताओ स्टेट गवर्नमेंट का कितना निकल के आएगा मैम? 19 ने वोटिंग फेवर में किया आउट ऑफ 29, या 31 मत लिख देना, प्रेजेंट एंड वोटिंग लेते हैं। जी मैम। इंटू 100 इंटू 2/3 करो, बताओ कितना आएगा मैम? ये आ जाएगा 43.678। कैलकुलेशन लिखी है मेरे पास, आप सब कर लेना। टोटल करो कितना आएगा? टोटल आ गया मैम 77%। बताइए क्या रिजोल्यूशन पास हुआ? जी मैम रिजोल्यूशन पास हो गया, क्योंकि 75% से ज्यादा वोट मिल गया। वेरी गुड। चलिए वापस आ जाइए। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज 1/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट। जो भी टोटल वोट कास्ट हुआ है उसका 1/3 माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट के केस में 2/3 वोट कास्ट को ही कंसिडर किया जाएगा। चलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब एक आर्टिकल और है, बाकी के सारे आर्टिकल आप काट दीजिएगा, सिर्फ एक आर्टिकल मैं यहाँ से और पढ़ाऊंगी, आर्टिकल नंबर 366, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर बहुत सिंपल है। गुड्स किसे कहते हैं, सर्विस किसे कहते हैं, टैक्स किसे कहते हैं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। गुड्स पर लगने वाले टैक्स को एंड सर्विस पे लगने वाले टैक्स को ही तो जीएसटी बोला जाता है। जी मैम। मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ एक्सेप्ट एल्कोहलिक लीकर एंड ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को हटा दो तो बाकी सब पर लगने वाले टैक्सेस को ही जीएसटी बोला जाता है। सर्विस का मतलब क्या होता है? अदर देन गुड्स। स्टेट का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हो स्टेट का मतलब क्या होता है, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरी और कितने स्पेशल स्टेट्स हैं। चलो जी आ जाइए, ये था हमारा अब तक का टॉपिक। बाकी के सारे आप इसमें से काट दीजिए, कुछ भी हमें नहीं पढ़ना, एमसीक्यूज आप सब सॉल्व कीजिएगा। तो ये टॉपिक हमारा इसी के साथ खत्म होता है। आगे की क्लास आपको इसी के कॉन्टिन्यूशन में मिल जाएगी। एक्चुअली ये क्लास मैंने अलग से रिकॉर्ड की है, जो आपको पेन ड्राइव क्लास मिलेगी उसमें ये क्लास अलग से फिक्स होकर आपको मिल जाएगी, क्योंकि इशू आ गया था, वो जो मेन क्लास थी जो क्लास में दी गई थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से मैंने आज इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब आगे का इस कंटिन्यूशन में आपको पूरा का पूरा क्लास का मिलेगा। चलिए जी बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।